क्लास 9 इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर नंबर 4 है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इस स्टोरी में एक ऐसा राज्य है जहाँ का राजा और मंत्री दोनों मूर्ख हैं। वे क्या क्या मूर्खताएं करते हैं और इन मूर्खताओं के कारण उनका स्टोरी के अंत में क्या होता है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। इन द किंगडम ऑफ फूल्स इट इज़ बिलीव डैट फूल्स आर सो डेंजरस। ऐसा माना जाता है कि मूर्ख लोग इतने खतरनाक होते हैं कि केवल बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें काबू में रख सकते हैं। यानी कि मूर्खों को काबू में अगर रखना है तो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। इस कहानी में मूर्ख कौन है, जो ये कहानी है इसमें मूर्ख कौन है और उनके साथ क्या होता है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। वे राज्य को अन्य राजाओं की तरह नहीं चलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रात को दिन में और दिन को रात में बदलने का फैसला किया। उन्होंने ये फैसला किया कि रात को हम दिन में बदल देंगे और दिन को हम रात में बदल देंगे। उन्होंने आदेश दिया कि हर व्यक्ति रात को जागेगा, केवल अंधेरा होने के बाद खेतों को जोतेगा और अपना कारोबार चलाएगा, और जैसे ही सूर्य निकलेगा सो जाएगा। यानी कि उन्होंने सारा सिस्टम उल्टा कर दिया। जो व्यक्ति भी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मौत की सज़ा मिलेगी। मौत के डर से लोगों को जैसा कहा गया उन्होंने वैसा ही किया। राजा और मंत्री अपनी योजना की सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। एक दिन एक गुरु और उसका शिष्य शहर में पहुँचे। यह एक सुंदर शहर था। दिन की फैली हुई रोशनी थी, मगर आसपास कोई नहीं था। हर व्यक्ति सो रहा था, एक चूहा भी नहीं हिल रहा था। यहाँ तक कि पशुओं को भी सिखा दिया गया था कि वे दिन में सोएं। दोनों अजनबियों ने जो कुछ अपने आसपास देखा उससे वे बड़े हैरान हुए और शहर में शाम तक घूमते रहे। जब अचानक सारा शहर जाग गया और रात्रि के समय जो लोग थे वो अपने काम धंधे करने लगे। द टू मैन वर हंग्री। ये दोनों व्यक्ति भूखे थे, यानी कि जो गुरु और जो उनका जो चेला था दोनों भूखे थे। अब सबकी दुकानें खुली थी। वे कुछ किराने का सामान लेने गए। अब वो कुछ सामान लेने गए, अपना ग्रोसरी का सामान लेने गए। उन्होंने उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि हर वस्तु की कीमत एक ही है, एक डूडू। चाहे वे चावलों की कुछ मात्रा लें या केलों का गुच्छा, उसकी कीमत एक डूडू थी। उन्होंने ये देखा वहाँ पर और उनको बड़ी हैरानी हुई कि कोई भी चीज़ ले लो, सबकी कीमत एक डूडू थी। डूडू का मतलब वो वहाँ की मुद्रा थी, यानी कि जैसे हमारा रुपया होता है उस तरह से एक डूडू में वो कोई भी चीज़ ले सकते थे, चाहे वो केलों का गुच्छा हो या फिर चावल हो, सबकी कीमत एक डूडू थी। यह देखकर उनको बड़ी हैरानी हुई। गुरु और उसका शिष्य प्रसन्न हो गए। जो गुरु था और जो उसका चेला था दोनों खुश हो गए। उन्होंने पहले कभी भी ऐसा नहीं सुना था। जितना भोजन उन्हें चाहिए था वे सारा 1 रुपये में खरीद सकते थे। वो एक डूडू में 1 रुपये में सारा भोजन वो खरीद सकते थे जितना उनको चाहिए था। जब वे भोजन बना और खा चुके थे तो गुरु ने महसूस किया कि यह तो मूर्खों का राज्य था और उनके लिए वहाँ ठहरना अच्छा विचार नहीं था। तो गुरु ने सोचा कि ये तो मूर्खों की जगह है, यहाँ पे हमें ठहरना नहीं चाहिए। उसने अपने शिष्य से कहा, यह स्थान हमारे लिए नहीं है, आओ चलें। मगर शिष्य उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहता था। यहाँ पर हर वस्तु सस्ती थी। जो कुछ वह चाहता था, अच्छा भोजन, अच्छा और सस्ता भोजन। तो उसने कहा, गुरु ने कहा कि भी ये जगह ठीक नहीं है, मगर शिष्य ने कहा कि ये जगह नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ सस्ती है और यहाँ पे जो भोजन है बड़ा ही सस्ता है। द गुरु सैड, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स। गुरु ने कहा, वे सब मूर्ख हैं, ऐसा बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा और तुम नहीं कह सकते कि वे तुम्हारे साथ क्या करेंगे। मगर शिष्य ने गुरु की
बुद्धिमता को नहीं सुना। शिष्य ने गुरु की बात नहीं सुनी, वह रुकना चाहता था। गुरु ने अंत में हार मान ली और कहा, तुम जो चाहे करो, मैं जा रहा हूँ, और चला गया। यानी कि गुरु वहाँ से चला गया और शिष्य उस राज्य में रह गया। शिष्य वहीं रह गया, रोज पेट भरकर खाता था, केले और घी और चावल और गेहूँ, और उसको खूब वहाँ पर खाने को मिला। खूब खाया उसने, केले खाए, घी खाए, चावल खाए, और वो एक गली में जो फिरने वाला जो सांड होता है, एक पवित्र सांड होता है, उसकी तरह वो मोटा ताजा हो गया। यानी कि जो शिष्य था खूब खा पी कर मोटा ताजा एक सांड की तरह हो गया। वन ब्राइट डे, एक ब्राइट डे था, एक चमकदार दिन। एक चोर एक अमीर व्यक्ति के घर में घुस गया। एक दिन की बात है कि एक जो चोर है वो एक अमीर व्यक्ति के घर में घुस गया। उसने दीवार में सुराख किया और अंदर घुस गया, और जब वह लूट का सामान बाहर ला रहा था तो पुराने घर की दीवार उसके सिर पर गिर गई और वह घटनास्थल पर ही मर गया। तो उसकी दीवार गिर गई उसके ऊपर, चोर के ऊपर, और वो मर गया। उसका भाई भागकर राजा के पास आया और शिकायत की, महाराज, मेरा भाई जब अपने पुराने धंधे, यानी कि जो हमारा खानदानी धंधा है चोरी करने का, उसमें लगा हुआ था तो उस पर एक दीवार गिर गई और वह मर गया। उस व्यापारी का दोष है, यानी कि उस व्यापारी का दोष है जहाँ पर वो चोरी करने गया था। उसे अच्छी मजबूत दीवार बनवानी चाहिए थी, यानी कि उस व्यापारी को अच्छी मजबूत दीवार बनवानी चाहिए थी। आपको गलत काम करने वाले को सज़ा देनी चाहिए और परिवार को इस अन्याय के लिए मुआवजा देना चाहिए। उसके भाई ने राजा के पास जाकर कहा कि जो मेरा भाई मरा है, जो चोरी करने जा रहा था, वो इस व्यापारी की वजह से मरा है, क्योंकि उसने अच्छी दीवार नहीं बनवाई थी। द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन। राजा ने कहा, न्याय किया जाएगा, चिंता मत करो। और उसने फौरन घर के मालिक को बुलवाया, और राजा ने क्या किया, घर के मालिक को बुलवा लिया। When the merchant arrived, जब वह व्यापारी आया तो राजा ने उससे प्रश्न पूछे। अब राजा ने उससे प्रश्न पूछे, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बोला, सच एंड सच योर हाइनेस, मेरा नाम यह है महाराज। क्या तुम घर पर थे जब मृत व्यक्ति तुम्हारे घर में घुसा? अब उसने राजा ने पूछा, क्या तुम घर पे थे जब वो जो चोर है, जो मरा हुआ व्यक्ति है, तुम्हारे घर घुसा था? हाँ महाराज, वह अंदर घुसा और दीवार कमजोर थी, वह उस पर गिर गई। उस व्यक्ति ने, जो व्यापारी था, घर का मालिक था, उसने उत्तर दिया। दोषी व्यक्ति अपराध स्वीकार करता है। अब राजा कह रहा है कि जो दोषी व्यक्ति है उसने अपराध को स्वीकार कर लिया है। तुम्हारी दीवार ने इस व्यक्ति के भाई की हत्या कर दी, तुमने एक व्यक्ति की हत्या की है, हमें तुमको सजा देनी पड़ेगी, ये राजा बोल रहा है। अब वो व्यक्ति बोला, महाराज ऐसा है, व्यापारी ने कहा, दीवार मैंने नहीं बनाई, यह सचमुच उस व्यक्ति का दोष है जिसने दीवार बनाई। उसने दीवार अच्छी नहीं बनाई, आपको उसे सजा देनी चाहिए। अब राजा बोला, वह कौन है? महाराज, यह दीवार मेरे पिताजी के समय में बनी थी, मैं व्यक्ति को जानता हूँ, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। अब वह एक बूढ़ा व्यक्ति है, वह नज़दीक ही रहता है। तो उसने, मकान मालिक ने कहा, इसमें मेरा दोष नहीं है, ये दीवार जिसने बनाई थी उसका दोष है, और अब वह बूढ़ा हो चुका है, मेरे पिता के समय में उसने ये दीवार बनाई थी। द किंग सेंड आउट मैसेंजर्स, राजा ने उस मिस्त्री को लाने के लिए, जिसने वो दीवार बनाई थी, राजा ने उस मिस्त्री को लाने के लिए संदेश वाहक भेज दिए जिसने दीवार बनाई थी। वे उसके हाथ पैर बांध कर लाए। अब जो राजा ने जो अपने सिपाही भेजे थे, वे मिस्त्री के हाथ पैर बांध कर ले आए। क्या तुमने इस व्यक्ति की दीवार इसके पिता के समय में बनाई थी? राजा ने उससे पूछा, मिस्त्री से। हाँ महाराज, मैंने बनाई थी। तुमने यह किस प्रकार की दीवार बनाई थी? यह एक बेचारे व्यक्ति पर गिरी और उसे मार दिया, तुमने उसका कत्ल किया है, हम तुम्हें मौत की सज़ा देंगे। बिफोर द किंग कोड ऑर्डर, इससे पहले कि राजा उसका वध करने का आदेश देता,
गरीब मिस्त्री ने प्रार्थना की, कृपया आदेश देने से पहले मेरी बात सुनो। यह सच है कि मैंने दीवार बनाई और यह अच्छी नहीं थी, मगर ऐसा इसलिए है कि मेरा मन काम में नहीं था। मुझे एक नाचने वाली लड़की अच्छी तरह याद है, जो सारा दिन गली में इधर से उधर जाती रहती थी और उसकी पायल खनकती रहती थी, और इसलिए मैं अपनी आंखें और ध्यान उस दीवार पर टिका नहीं पाया जो मैं बना रहा था। आपको अवश्य उस नाचने वाली लड़की को बुलाना चाहिए, मैं जानता हूँ वह कहाँ रहती है। अब जो मिस्त्री है उसने कह दिया कि ये तो कसूर किसका है, उस नाचने वाली लड़की का कसूर है। वो अपनी पायल खनकाती रहती थी, इधर उधर जाती रहती थी, मेरा ध्यान उस तरफ चला गया। तुम ठीक कहते हो। अब जो केस है वो और भी गहरा हो गया और भी उलझ गया। यू आर राइट, द केस डीपन्स। जो केस है अब वो और भी गहरा हो गया, हमें इसकी जांच करनी चाहिए। ऐसे पेचीदा मामलों को सुलझाना आसान नहीं है। उस नाचने वाली लड़की को ढूंढो, वह जहां कहीं पर भी हो। नाचने वाली लड़की, जो अब बूढ़ी हो गई थी, कांपती हुई दरबार में आई। अब नाचने वाली लड़की भी आ गई दरबार में। क्या तुम कई साल पहले गली में इधर से उधर चलती थी, जब यह बेचारा व्यक्ति एक दीवार बना रहा था? क्या तुमने उसे देखा था? अब नाचने वाली लड़की बोली, हाँ महाराज, मुझे अच्छी तरह याद है। तो तुम अपनी पायल खनकाती हुई गली में इधर से उधर गई थी। तुम जवान थी और तुमने उसका ध्यान भंग किया, इसलिए उसने एक कमजोर दीवार बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर। यह एक गरीब चोर पर गिरी और उसे मार दिया। तुमने तुमने एक मासूम व्यक्ति को मारा है, तुम्हें सजा दी जाएगी। राजा कह रहा है, तुमने एक मासूम व्यक्ति को मारा है, तुम्हें सजा दी जाएगी। उसने 1 मिनट तक सोचा और बोली, जो नाचने वाली लड़की थी उसने 1 मिनट तक सोचा और बोली, महाराज इंतजार करो, मैं अब जानती हूँ कि गली में मैं क्यों इधर उधर जा रही थी। अब उसने भी स्टोरी बताई कि मैं गली में इधर उधर क्यों जा रही थी। मैंने सुनार को अपने लिए कुछ जेवर बनाने के लिए कुछ सोना दिया था। वह एक सुस्त धूर्त व्यक्ति था, वह बहाने बनाता था। कभी वह कहता अब दूंगा, कभी कहता था बाद में दूंगा, और ऐसा वह सारा दिन करता रहता था। जो उसने नर्तकी ने, जो नाचने वाली लड़की ने, उसने स्टोरी सुनाई कि मैंने सुनार को जेवर दिए थे और वो टाइम पे नहीं बना रहा था। वो कह रहा था, मतलब वो बहाने बना रहा था कि अब देता हूँ तुम्हें और कल देता हूँ, आज देता हूँ। इस तरह से वो सारा दिन बहाने बनाता रहा। उसने मुझे गली में 1 दर्जन बार चलने के लिए मजबूर किया। और उसने कहा कि भाई उसने मुझे गली में 1 दर्जन बार चलने के लिए मजबूर किया, मैं बार बार 12 बार गई। उस समय मिस्त्री ने मुझे देखा। यह मेरा दोष नहीं है महाराज, यह उस बुरे सुनार का दोष है। अब जो नाचने वाली लड़की है उसने बता दिया कि ये दोष तो उस सुनार का है। पोअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। अब जो उसने सबूत दिए थे उस पर विचार राजा ने किया और सोचा, राजा ने सोच विचार किया। बेचारी, वह बिल्कुल ठीक कहती है। राजा ने कहा कि आप, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमने आखिर असली दोषी को ढूंढ लिया। जहाँ भी सुनार छिपा है उसे वहाँ से लाओ, तुरंत वहाँ से लाओ। उसने आदेश दे दिया कि जहाँ पे भी वो सुनार छुपा है उसको लेकर आओ। राजा के कर्मियों ने सुनार की तलाश की। जो राजा के जो सैनिक थे, कर्मी थे, उन्होंने सुनार की तलाश की जो दुकान के एक कोने में छिपा हुआ था। जब उसने अपने खिलाफ इल्ज़ाम सुना तो उसने अपनी कहानी सुनाई। अब उसने भी कहानी सुना दी सुनार ने। माय लॉर्ड, ही सैड, मेरे महाराज, उसने कहा, मैं एक गरीब सुनार हूँ। यह बात सच है कि मैंने इस नाचने वाली लड़की को मेरे घर कई बार आने को मजबूर किया। मैंने उसको बहाने बनाए थे क्योंकि मैं इसके जेवर एक अमीर आदमी के जेवरों से पहले नहीं बना सकता था। अब उसने कहा कि मैंने इसलिए बहाने बनाए थे क्योंकि एक अमीर आदमी ने मुझे जेवर बनाने के लिए दे रखे थे, और उस अमीर आदमी के जेवर मैं पहले बनाना चाहता था, और इस जो नाचने वाली लड़की के जेवर मैं बाद में बनाना चाहता था।
उनके घर में शादी होने वाली थी। अब उसने बताया कि जो वो अमीर आदमी है उसके घर में शादी होने वाली थी और वे इंतज़ार नहीं कर सकते थे। आप जानते हैं कि अमीर आदमी कितने बेसब्रे होते हैं। अब उसने अपनी स्टोरी बता दी कि उस अमीर आदमी के कारण मैंने बहाने बनाए थे नाचने वाली लड़की को। हु इज़ द रिच मर्चेंट? वह अमीर व्यापारी कौन है जिसने तुम्हें इस बेचारी के जेवर बनाने से रोका, उसे इधर से उधर जाने को मजबूर किया, जिसने मिस्त्री का ध्यान भंग किया, जिसने दीवार कमज़ोर बनाई, जो एक मासूम व्यक्ति पर गिर पड़ी और उसे मार दिया? क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? अब उसने भी पूछ लिया कि क्या तुम उसका नाम बता सकते हो कि वो अमीर आदमी कौन था? सुनार ने अमीर व्यापारी का नाम बताया और वह उस घर के मालिक के अलावा कोई नहीं था जिसकी दीवार गिरी थी। अब दोबारा से क्या हुआ कि जिस जहाँ पर चोर घुसा था, जिस मालिक के घर चोर घुसा था, सुनार ने उसी का नाम बता दिया कि भाई इसी ने ही मुझे जेवर बनाने के लिए कहा था, तो यही दोषी हुआ। अब राजा सोचने लगा। अब जो न्याय था वो एक पूरा एक सर्कल ले चुका था, यानी कि पूरी जो स्टोरी थी वो घूम फिर कर वहीं आ चुकी थी। राजा ने सोचा और वापस व्यापारी पर जो जो पूरी जो जो स्टोरी घूमी थी वो दोबारा से घूमकर एक पूरा जो जस्टिस था, जो न्याय था, वो घूमकर दोबारा से उस मालिक के ऊपर आ गया। अब उसे कठोरता से वापस दरबार में बुलाया गया। अब राजा ने उसको दोबारा से दरबार में बुला लिया तो वह रोता हुआ आया। जो मालिक था मकान का वो रोता हुआ आया। वह मैं नहीं था मगर मेरे पिता था जिसने गहनों का ऑर्डर दिया था। अब उसने कह दिया कि मैं वो नहीं था जिसने गहनों का ऑर्डर दिया था, जिसने जेवर का ऑर्डर दिया था, वह तो मेरा पिता था। अब वह मर चुका है कि अब मेरे पिताजी मर चुके हैं, मैं निर्दोष हूँ। मगर राजा ने अपनी मंत्री से सलाह की और निर्णायक फैसला दिया। और राजा ने अपने मंत्री के साथ सलाह की और उसने डिसीजन दिया, यह सच है कि तुम्हारा पिता असली हत्यारा है, वह मर चुका है मगर उसके स्थान पर किसी को मरना पड़ेगा। अब राजा ने कह दिया वो तो मर चुका है मगर उसकी जगह पर किसी को मरना पड़ेगा। आपको अपने अपराधी पिता के से हर वस्तु विरासत में मिली है, उसकी दौलत के साथ साथ उसके पाप भी। अब उसने कह दिया कि जो भी तुझे विरासत में मिला है, अपने पिता से मिला है, तो उसके जो पाप उसने किए हैं वो भी तुम्हें ही लेने पड़ेंगे। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैं पहचान गया था कि तुम भयानक अपराध की जड़ हो। राजा ने कहा जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैंने पहचान लिया था कि तुमने ही अपराध किया है, तुम्हें मरना होगा। तो राजा ने मकान मालिक को कहा कि तुम्हें मरना होगा और उसने मारने के लिए, उसका वध करने के लिए फांसी बनाने का आदेश दिया। उसने कहा कि भाई अब इसके लिए क्या बनाओ, एक स्टेक बनाओ इसको फांसी पर चढ़ाने के लिए। जब नौकरों ने नई फांसी बना ली और यह अपराधी का वध करने के लिए तैयार थी, मंत्री के दिमाग में विचार आया कि व्यापारी इतना पतला था कि उसे उचित रूप से फांसी नहीं दी जा सकती। जैसे ही उसको फांसी देने वाले थे तो मंत्री भी मूर्ख था, उसने कहा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पतला है, कमज़ोर है, इसको सही ढंग से फांसी नहीं दी जा सकती। और उसने राजा को इसके बारे में विचार करने के लिए कहा कि आप भी सोचिए, आप भी अपनी कॉमन सेंस लगाइए। राजा भी इसके बारे में चिंतित था। अब वो भी सोच में पड़ गया, राजा भी सोच में पड़ गया। व्हाट शैल वी डू? हम क्या करें, उसने कहा। तभी उसे विचार आया कि उन्हें फांसी के लिए एक मोटे व्यक्ति की ज़रूरत थी। उसने कहा कि भाई चलो फांसी देंगे मगर एक मोटे व्यक्ति को देंगे, ये तो पतला है, एक मोटे व्यक्ति को हम फांसी देंगे। तो नौकरों को फ़ौरन सारे कस्बे में भेजा गया ताकि वे फांसी के लिए काबिल किसी मोटे व्यक्ति को ढूंढ कर लाएं और फांसी में फिट बैठता हो। और उसकी नज़रें शिष्य पर पड़ी जो कई महीनों से केले और चावल और गेहूं और घी खा खाकर मोटा हो गया था। अब जो राजा के जो नौकर गए थे, जो सैनिक गए थे, उनकी नज़र किस पे पड़ी? उसी
चेले पर पड़ी जो यहाँ पर रह रहा था और खूब मोटा ताजा हो चुका था। What have I done wrong? मैंने क्या गलती की है? मैं निर्दोष हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, वह चिल्लाया। अब वो जो चेला है वो चिल्लाया कि मुझे क्यों पकड़ रहे हो भाई, मैं तो एक सन्यासी हूँ और मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। यह बात सच हो सकती है, मगर यह शाही आदेश थे कि हम किसी ऐसे मोटे व्यक्ति को लाएं जो फांसी में फिट बैठता हो। उन्होंने कहा और वे उसे वध के स्थान पर ले गए और उसे जो जहाँ पे उसको मारना था उसकी जगह पर उसको ले गए। उसे अपने अक्लमंद गुरु के शब्द याद आए। अब ये जो चेला था उसको अपने गुरु के शब्द याद आए। गुरु ने क्या कहा था? यह मूर्खों का शहर है, तुम नहीं जानते इसके बाद वे क्या करेंगे। जब वह मौत का इंतजार कर रहा था तो उसने अपने दिल में अपने गुरु को प्रार्थना की और उसे कहा कि वह जहाँ भी हो वो उसकी चीख को सुने। अब चेले ने अपने मन मन में प्रार्थना की अपने गुरु से कि वो जहाँ कहीं पर भी हो उसकी जो चीख है उसको सुन ले। गुरु ने कल्पना में हर चीज़ देखी। अब जो गुरु के पास एक शक्ति थी उसने सब कुछ देख लिया। उसके पास जादू की शक्ति थी, वह दूर तक देख सकता था और वह वर्तमान और अतीत देख सकता था। वह अपने शिष्य को बचाने फौरन आया। अब गुरु आ गया अपने शिष्य को बचाने, जो भोजन के प्रति प्रेम के कारण इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया था, और वो जो शिष्य था वो भोजन के लालच में इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया था। As soon as he arrived, जैसे ही वह आया उसने अपने शिष्य को डांटा और उसके कान में कुछ कहा। जैसे गुरु आया उसने अपने शिष्य को पहले डांटा और उसके कान में कुछ कहा। तब वह राजा के पास गया और उसे संबोधित किया और राजा को बोला, ओ सबसे बुद्धिमान राजा, कौन बड़ा है, गुरु या शिष्य? उसने राजा को एक प्रश्न पूछा कि कौन बड़ा है, गुरु बड़ा है या शिष्य बड़ा है? तो राजा ने उत्तर दिया, निसंदेह गुरु बड़ा है, इसके बारे में कोई शक नहीं है। तुम क्यों पूछ रहे हो? राजा ने बोला कि तुम क्यों पूछ रहे हो ये बात? इसलिए पहले मुझे फांसी दो, मेरे शिष्य को मेरे बाद मौत के घाट उतारना। अब गुरु बोला कि क्योंकि गुरु बड़ा है इसलिए पहले मुझे फांसी दो, उसके बाद मेरे शिष्य को मौत के घाट उतारना। When the disciple heard this, जब शिष्य ने यह बात सुनी तो वह समझ गया और मांग करने लगा, पहले मुझे। अब शिष्य था वो कहने लगा कि पहले मुझे फांसी दो, तुम मुझे यहाँ पहले लाए थे, मुझे पहले फांसी पर चढ़ाओ, उसे नहीं। अब वो जानबूझकर कहने लगा कि पहले गुरु को नहीं, पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ क्योंकि तुम मुझे पहले यहाँ पर लाए थे। अब गुरु और शिष्य इस बात पर झगड़ने लगे कि कौन पहले फांसी पर चढ़ेगा। राजा इस व्यवहार से चकित रह गया। उसने गुरु से पूछा, तुम क्यों मरना चाहते हो? हमने उसे चुना क्योंकि हमें फांसी के लिए एक मोटा व्यक्ति चाहिए। आप मुझसे ऐसे प्रश्न मत पूछो, पहले मुझे मौत के घाट उतारो। गुरु ने उत्तर दिया, क्यों, यहाँ कोई रहस्य है? अब राजा बोला, यहाँ कोई सीक्रेट है क्या? एक अक्लमंद व्यक्ति होने के नाते आप मुझे समझाइए। अब राजा ने बोला कि इसमें क्या सीक्रेट है, तुम क्यों फांसी चढ़ना चाहते हो, मुझे समझाओ। क्या आप मुझे मौत के घाट उतारने का वादा करेंगे अगर मैं आपको बता दूं? गुरु ने पूछा कि अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो क्या तुम मतलब मुझे मौत की सज़ा दोगे? राजा ने उससे वादा किया, मगर उसे एक तरफ नौकरों के सुनने के दायरे से बाहर ले गया। जो गुरु था उसे एक तरफ ले गया जहाँ पे नौकर उसकी बात नहीं सुन सकते थे और उसके कान में बोला, क्या तुम जानते हो हम इसी समय क्यों मरना चाहते हैं? कि हम दोनों इसी समय क्यों मरना चाहते हैं? हम सारे संसार में घूमे हैं मगर हमें इस प्रकार का शहर या आप जैसा राजा कहीं नहीं मिला है। वह फांसी न्याय के देवता की फांसी है, यह नई है, इस पर पहले कोई भी अपराधी नहीं मरा है। जो भी इस पर पहली बार मरेगा वह
इस देश के राजा के रूप में पुनर्जन्म लेगा। अब गुरु ने उसको कहा कि ये जो फांसी है ये बिल्कुल नई है, और जो भी इस पे मरेगा वो जब उसका दोबारा से जन्म होगा तो वो इस देश का राजा बनेगा, और जो इसके बाद मरेगा वह इस देश का भविष्य का मंत्री होगा। और इसने कहा कि जो इस फांसी पर दूसरे नंबर पर मरेगा वो इस देश का जो अगले जन्म में क्या बनेगा, मंत्री बनेगा। हम अपने साधुओं वाले जीवन से तंग आ चुके हैं। यह हमारे लिए अच्छा होगा कि हम कुछ समय के लिए राजा और मंत्री बनने का आनंद लें। अब महाराज अपना वादा पूरा करो और हमें मौत के घाट उतार दो। याद रखना मुझे पहले। अब जो गुरु था उसने राजा को ये सारी बताई बात कि जो पहले मरेगा वो अगले जन्म में राजा बनेगा, और जो दूसरे नंबर पर मरेगा वो अगले जन्म में इस राज्य का मंत्री बनेगा। जो ये साधुओं वाला जीवन है इससे तंग आ चुके हैं और हम राजा और मंत्री बनने का मजा लेना चाहते हैं। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट। अब राजा गहरी सोच में पड़ गया। जो राजा था वो गहरी सोच में पड़ गया। वह अगले जीवन में राज्य किसी अन्य के हाथों में पड़ने नहीं देना चाहता था। उसने सोचा भाई अगले जन्म में मैं नहीं चाहता कि ये जो राज्य है मेरा वो किसी दूसरे के हाथ में जाए। उसे समय की ज़रूरत थी, इसलिए उसने आदेश दिया कि फांसी को कल तक के लिए स्थगित कर दिया जाए, और उसने मंत्री से गुप्त बात की। उसने कहा कि भाई फांसी को कल तक के लिए टाल दो, और उसने अपने मंत्री को बुलाकर उससे बातचीत की। यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा कि हम अगले जीवन में राज्य किसी अन्य को सौंप दें। आओ हम खुद फांसी पर चढ़ जाएं और फिर से राजा और मंत्री के रूप में जन्म लें। पवित्र लोग झूठ नहीं बोलते, उसने कहा, और मंत्री सहमत हो गया। उसने मंत्री को सारी बात बताई और उसने कहा क्यों ना हम फांसी पर चढ़ जाएं। अगले जन्म में मैं फिर से राजा बन जाऊंगा और आप फिर से मंत्री बन जाओगे। इसलिए उसने जल्लादों से कहा, अब उसने जो जल्लाद हैं जो फांसी देते हैं उनसे कहा, हम आज रात अपराधियों को भेजेंगे। हम आज रात को जो ये अपराधी हैं उनको भेजेंगे। जब पहला व्यक्ति तुम्हारे पास आए तो उसे पहले मार देना, फिर ऐसा ही दूसरे व्यक्ति के साथ करना। यह मेरे आदेश हैं, कोई गलती मत करना। That night the king and his minister, उस रात राजा और मंत्री चोरी से जेल में गए। जो राजा और मंत्री थे वो चोरी चोरी जेल में गए। गुरु और शिष्य को आज़ाद कर दिया। उन्होंने गुरु और शिष्य को आज़ाद कर दिया और खुद उन दोनों का भेष बना लिया, और गुरु और शिष्य का उन्होंने खुद भेष बना लिया, उनके जैसे बन गए। और जैसा कि वफादार नौकरों के साथ पहले से ही तय कर रखा था, फांसी पर ले जाए गए और फ़ौरन उनका वध कर दिया गया। और जैसे उन्होंने बात कर रखी थी वो उनको फांसी पर ले जाया गया और उनका वध कर दिया गया, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया, उनको मार दिया गया। When the bodies were taken down, जब लाशों को उतारकर कौवों और गिद्धों के लिए फेंका गया तो लोग भयभीत हो गए। जब उनकी जो दोनों लाशें थी उनको उठाकर कौवों और गिद्धों के सामने फेंका गया तो जो वहाँ की जो जनता थी वो भयभीत हो गई। उन्होंने अपने सामने राजा और मंत्री की लाशें देखी। शहर में उथल पुथल फैल गई। रात को उन्होंने अफसोस किया और राज्य के भविष्य की चर्चा की। वहाँ के जो लोग थे, जनता थी, उन्होंने इस बात का अफसोस किया और उन्होंने अपने राज्य की भविष्य की चिंता करने लगे कि अब भविष्य में क्या होगा हमारे राज्य का। कुछ लोगों ने अचानक गुरु और शिष्य के बारे में सोचा। जब वे शहर को चुपचाप छोड़ने वाले थे तो उन्हें पकड़ लिया गया। कुछ लोगों ने एकदम से सोचा कि गुरु और शिष्य के बारे में सोच लिया। वो गुरु और शिष्य उस शहर को छोड़ने वाले थे, मगर लोगों ने उनको पकड़ लिया दोनों को। किसी ने कहा हमें एक राजा और एक मंत्री की आवश्यकता है। अन्य लोग सहमत हो गए। मतलब कि उन्होंने ये आइडिया दिया कि गुरु और शिष्य को ही राजा और मंत्री बना लिया जाए। दूसरे जो लोग थे वो उनकी बात से सहमत हो गए, एग्री हो गए। उन्होंने गुरु और शिष्य से राजा और मंत्री बनने की प्रार्थना की। लोगों ने प्रार्थना की कि आप राजा और मंत्री बन जाएं।
शिष्य को मनाने के लिए अधिक तर्कों की आवश्यकता नहीं पड़ी, मगर गुरु को मनाने में देर लगी। शिष्य तो एकदम से मान गया, मगर गुरु को मनाने में देर लगी। अंत में वे इस शर्त पर मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्री के देश में शासन करने को तैयार हो गए कि वे पुराने सभी नियम बदल देंगे। और लास्ट में क्या होता है कि उन्होंने इस बात पर इस शर्त पे वो तैयार हो गए कि जो भी मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्री ने जो नियम बढ़ाए थे उनको बदल दिया जाएगा। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे। उस दिन के बाद रात फिर रात हो गई और दिन फिर दिन हो गया, और आपको एक डूडू में कुछ भी नहीं मिल सकता था। यह अन्य किसी भी स्थान जैसा हो गया। यानी कि वो जो राज्य था वो दूसरे राज्यों की तरह अब वो हो चुका था। अब उस पर मूर्खों का राज नहीं था। तो ये थी स्टोरी। आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, मज़ा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।